तड़पाते हैं। तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। हेलो 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 हेलो। किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बाहों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। समय से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। चलो जी, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग जी। क्या हाल चाल हैं सारे बच्चे? फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो और शेयर कर दो इसको जल्दी। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन दबा दो जल्दी। पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती मेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन सुना। चलो जी, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग आराधना, वेरी गुड इवनिंग अश्विनी, वेरी गुड इवनिंग मयंक, वेरी गुड इवनिंग तुषार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हर्ष। सर आज तो क्यूट लग रही हो आप। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। कल रात को मेरे को 102 फीवर था और मेरे को कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। बट मैं क्लास मिस नहीं करना चाहता था, तो आज मेरी एनर्जी अगर आपको लो दिख रही है तो दिखेगी, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। मैं आपसे प्यार है, आपसे मेरा लगाव है, आपसे मेरा कनेक्शन है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लास लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि क्लास मेरे लिए डोज का काम करती है। मेरे को लगता है कि जब मैं क्लास लेता हूँ तो उससे मेरी हेल्थ सही हो जाती है। ठीक है, चलो आ जाओ एक बार फटाफट से आओ जी, इधर देखो एक बार फटाफट से यहाँ पे ध्यान से। अब कल वाली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 अपना स्टार्ट किया हुआ था जी, ठीक है ना।
कल वाली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 की अपनी रिवीजन स्टार्ट की हुई थी और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने अभी तक बेसिक बेसिक बातें हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस कर लिए थे और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो आज वाली क्लास में हमें डिस्कस करनी है, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार ऐसा करते हैं, जो भी हमने कल वाली क्लास में कंप्लीट किया था तो एक बार पहले फटाफट से वो रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आज वाली क्लास के हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आज भी हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर ही चलेगा, फिर कल भी हम रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर ही करेंगे, परसों फिर हम रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर खत्म करके देन फिर हम कैपिटल गेन वाले चैप्टर की स्टार्टिंग कर देंगे। बस ये पर ध्यान दो जी। चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से, एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं। अब अगर मैं लास्ट क्लास की बात करता हूं तो कल वाली क्लास के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया रेजिडेंशियल स्टेटस का। आपको मैंने उसके अंदर कहा था कि सेक्शन नंबर 5 से लेकर 9 तक आपके जो भी सेक्शंस होंगे वो सारे के सारे रेजिडेंशियल स्टेटस के होंगे। सेक्शन 5 का नाम जो था वो स्कोप ऑफ टोटल इनकम था, 6 का नाम था रेजिडेंशियल स्टेटस, 7 का नाम था इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, तो वो हम सैलरी के चैप्टर में करेंगे। 8 हमारे किसी काम का है नहीं, और 9 था इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो 3 सेक्शन मेनली हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। 5 डिस्कस करना है, 6 डिस्कस करना है, 9 डिस्कस करना है। कल वाली क्लास में हमने स्टार्टिंग जो की थी वो 6 से हमने स्टार्टिंग की थी कि 6 आपको बताएगा कि एक पर्सन इंडिया में रेजिडेंट कब बनेगा, इंडिया में नॉन रेजिडेंट कब बनेगा, वो सारी की सारी बातें 6 में लिखी हुई हैं। फिर मैंने कहा था कि 6 को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बेसिक बातें आपको दिमाग में लेके चलनी है, तब आपको सेक्शन नंबर 6 आपको समझ में आएगा। अब वो कौन कौन सी बातें, हेलो इधर देखो ध्यान से प्लीज, कौन कौन सी बातें आपको दिमाग में लेके चलनी है। तो सबसे पहली बात आपको दिमाग में लेके ये चलनी है कि अगर किसी पर्सन का स्टेटस निकालना है तो हर पर्सन का स्टेटस निकालने के सेपरेट रूल्स होते हैं, सबका स्टेटस निकालने का सेम रूल नहीं होता। फिर दूसरा मैंने कहा था कि एक पर्सन का इंडिया का रेजिडेंट होना और एक पर्सन का इंडिया का सिटीजन होना, ये दोनों कॉन्सेप्ट सेपरेट कॉन्सेप्ट होते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट नहीं होते। तीसरा मैंने कहा था कि जब भी तुम स्टेटस निकालोगे वो स्टेटस प्रीवियस ईयर का निकालोगे, क्योंकि इनकम प्रीवियस ईयर की निकालते हैं तो स्टेटस भी जो होगा वो प्रीवियस ईयर का ही निकलेगा, बस ये पर ध्यान दो। फिर पॉइंट नंबर 4 जो हमने डिस्कस किया, पॉइंट नंबर 4 ये बात कहना चाहता है कि एक साल में एक पर्सन एक से ज्यादा कंट्री का भी रेजिडेंट बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 4 मोटी मोटी बातें हमने डिस्कस की, देन फिर हमने स्टेटस निकालना स्टार्ट किया। अब आपको मैंने कहा था स्टेटस निकालने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं, अगर 2 बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर दोगे आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। पहली कंडीशन क्या निकल के आती है कि अगर आप रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, प्लीज अगर आप रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा अगर आप इंडिया में रहे हो तो आप इंडिया के रेजिडेंट मान लिए जाओगे। पहली कंडीशन ये निकल के आती है। सेकंड कंडीशन ये निकल के आती है कि अगर आप 182 डेज नहीं रहे, 182 डेज से कम रहे, बट 60 डेज या उससे ज्यादा रहे, 60 डेज या उससे ज्यादा रहे और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ज्यादा रहे, इट मींस अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है, या तो पहली कर लो, दूसरी नहीं करोगे तो भी रेजिडेंट बनोगे, दूसरी करोगे पहली नहीं करोगे तो भी रेजिडेंट बनोगे, अगर दोनों करोगे तो भी रेजिडेंट बनोगे, दोनों नहीं करोगे तब जाके आप एनआर बनोगे। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। फिर ये सारी की सारी बातें डिस्कस करने के बाद फिर मैंने आपको बताया कि इंडिया का मतलब क्या, तो इंडिया का मतलब होता है इंडिया की जो बेस लाइन है वो इंडिया है, 12 नॉटिकल माइल्स तक वाला पानी इंडिया है और 200 नॉटिकल माइल्स वाला पानी इंडिया है, बट वो इंडिया है ओनली फॉर द ऑयल पर्पस और नेचुरल गैस पर्पस, और जो 12 वाला पानी इंडिया है वो हर पर्पस के लिए इंडिया माना जाएगा। ये सारी बातें हमने कल वाली क्लास में कंप्लीट की। अब ये सारी बातें कल वाली क्लास में हमने कंप्लीट की, लाइव है या रिकॉर्डेड है, ये क्लास जो है वो ऑब्वियसली बात है रिकॉर्डेड क्लास है, क्योंकि मैंने भी नालायक स्टूडेंट का एक मैसेज पढ़ा है तो मैं रिकॉर्डेड क्लास के अंदर मैसेज पढ़ सकता हूं। भगवान ने मुझे इतनी दिव्य शक्ति दी है तुषार को देखने की, आयुष्मान को देखने की, बाला को देखने की, सोनाली को देखने की, सब ये बातें मैं रिकॉर्डेड क्लास के अंदर देख सकता हूं। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट ये निकल के आता है कि आपको मैंने बोला कि 2 कंडीशन है, इन दोनों में से अगर आप एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड करोगे तो आप इंडिया के रेजिडेंट मान लिए जाओगे। बट मैंने कल वाली क्लास में कहा था कि 5 केस ऐसे हैं जहां पर हमें ये दोनों कंडीशन चेक नहीं करनी, उन 5 केस में कुछ अलग कंडीशन चेक होंगी। अब वो कौन सी कंडीशन चेक होंगी वो आज वाली क्लास में हमें देखना है। अब वो 5 केस कौन कौन से हैं, तो याद करो मैंने 5 केस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 2 केस अलग कर दो, 2 केस अलग कर दो, 1 केस अलग कर दो। पहले दिमाग में क्लैरिटी लेकर आओ कि 5 केस है। कितने केस हैं? 5 केस हैं। मतलब इन 5 केस में ये 2 कंडीशन चेक नहीं करनी, इन 5 केस में रेजिडेंट बनना या ना बनना इन्हीं 5 केस में लिखा होगा तुम रेजिडेंट कैसे बनोगे। इन 5 केस को छोड़ के जो भी केस होगा हर केस में वो 2 कंडीशन देखनी पड़ेगी, उन दोनों में से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड करोगे तो रेजिडेंट बन जाओगे, बट इन 5 केस में ऐसा नहीं होगा।
अब ये 5 केस को मैंने क्या बोला, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 केस अलग हो गए, 2 केस अलग हो गए, 1 केस अलग हो गया। अब ये 2 केस 1 केस मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो पहले वाले 2 केस हैं वो 2 केस इंडिया से बाहर जाने की बात करते हैं। इट मींस अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर जाएगा उसका स्टेटस कैसे निकालेंगे, तो वो 2 केस के अंदर है। फिर अगले 2 केस जो है वो बाहर से इंडिया में आने की बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन बाहर से इंडिया में आएगा तो उसका स्टेटस कैसे निकालेंगे, अगले 2 केस हैं। फिर लास्ट वाला केस ना आने की बात करता है ना जाने की बात करता है, वो एक स्पेशल केस है, वो डीम्ड रेजिडेंट की बात करता है, वो लास्ट वाला केस है। तो पहले 2 केस डिस्कस करेंगे, फिर अगले 2 केस डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट वाला केस डिस्कस करेंगे, फिर आपको दिखाऊंगा इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंफर्म बनने के चांसेस हैं, तो बहुत ध्यान से समझना है 5 केस कौन से हैं। अब एक बार यहां पे आ जाओ, सबसे पहले केस की बात करते हैं। अब केस नंबर 1 चेक करो, केस नंबर 1 क्या कहता है। तो केस नंबर 1 ये बात कहता है कि पहली बात, ये पॉइंट जो है वो एप्लीकेबल उनके ऊपर होगा जो पर्सन इंडिविजुअल है। इट मींस अगर आप इंडिविजुअल हो, आप इंडियन सिटीजन हो, आप इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हो और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाहर जा रहे हो, तो जिस प्रीवियस ईयर में आप एम्प्लॉयमेंट करने के लिए बाहर जाओगे उस प्रीवियस ईयर में हम आपका स्टेटस जब निकालेंगे तो ओनली 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे, 60 दिन वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे। मैं दोबारा बोलूंगा, फिर बोलूंगा, आप यहां पे 100% गलती करोगे, सारे बच्चे ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। मेरी एनर्जी थोड़ी सी उस हायर लेवल पे नहीं है क्योंकि मैं अभी फीवर के अंदर हूं और मेरे को बीच बीच में खांसी आ रही है, बट मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। मैं दोबारा बोलूंगा, मैंने क्या बोला, आप इंडिविजुअल हो, आप इंडियन सिटीजन हो, आप इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हो, किस पर्पस के लिए जा रहे हो, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाहर जा रहे हो। तो जिस प्रीवियस ईयर में आप इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हो उस प्रीवियस ईयर का स्टेटस निकालने के लिए हम 182 डेज वाली कैलकुलेशन करेंगे और कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, एक बात मेरे को सारे के सारे बच्चे बताओ, अगर मान लो मैं इंडिविजुअल हूं, मैं इंडियन सिटीजन हूं, मैं इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा हूं, अच्छा मैं घूमने फिरने के लिए बाहर जा रहा हूं, तो क्या ये वाला केस लगेगा या नॉर्मल केस लगेगा? सारे बच्चे बताओ जी, सारे बच्चे बताओ, क्या ये वाला केस लगेगा या नॉर्मल केस लगेगा? कि अगर मैं इंडिविजुअल हूं, इंडियन सिटीजन हूं, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा हूं और घूमने फिरने के लिए बाहर जा रहा हूं, तो क्या ये वाला केस लगेगा, नॉर्मल केस लगेगा? उस केस में नॉर्मल केस लगेगा। ये वाला केस लगाने के लिए सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। सारे बच्चे एक बार मेरे पीछे बोलो, बताओ कौन कौन सा केस है। पहला, इंडिविजुअल हो आप, उसके बाद इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहे हो। एक बच्चे ने बोला सर क्या एम्प्लॉयमेंट के अंदर बिजनेस भी आएगा? आंसर इज यस, एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड बिजनेस ऑल्सो, बट आप परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको याद करो, मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जॉब इंडिया में होती है, आपकी कंपनी इंडिया में है और वो कंपनी आपको यहां के काम से बाहर भेजती है, तो वो केस यहां पे नहीं आएगा। उसको फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं बोलते, उसको इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाले केस यहां पे कवर नहीं है, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाले केस यहां पे कवर है। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि अगर आप परमानेंट बाहर जॉब करने के लिए जा रहे हो या परमानेंट बाहर बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, तब ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा और किसी भी केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। वो तो मैं कंफ्यूज कर सकता, कंफ्यूज कैसे करेंगे? आप काम इंडिया में कर रहे हो, इंडिया वाली कंपनी आपको सैलरी दे रही है, उसके काम से आप बाहर जा रहे हो, तो ये केस एप्लीकेबल नहीं है। नॉर्मल कंडीशन लगाना, ये 182 डेज वाली नहीं, वो जो नॉर्मल कंडीशन दोनों है वो एप्लीकेबल होंगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, लास्ट टाइम। अब सारे बच्चे बोलो फटाफट से, सारे बच्चे फटाफट से बोलो, पहली कंडीशन क्या निकल के आ रही है? फर्स्ट कंडीशन निकल के आ रही है इंडिविजुअल हो, दूसरी कंडीशन इंडियन सिटीजन हो, तीसरी कंडीशन क्या है? इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हो, चौथी कंडीशन क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हो, तब हमें 182 डेज वाली कंडीशन चेक करनी है। अच्छा एक बात मैं और बता देना, जो ये एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाऊंगा तो जो ये 182 डेज वाली कंडीशन चेक करनी है, क्या वो हमेशा चेक करनी है? नहीं 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 नहीं। जिस प्रीवियस ईयर में मैं इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा हूं उसी प्रीवियस ईयर में जब हमें स्टेटस निकालना होगा तो उसके लिए गवर्नमेंट कह रही है हमें 182 डेज वाली कंडीशन देखनी है, बस ये पर ध्यान दो। तो ये सारी बातें आपकी यहां पे निकल के आती हैं। तो आपको मैं दिखाता हूं, ये शायद मैंने आपको दूसरा केस पहले करवा दिया। हाँ ये रहा, देखो जी, आप इंडिविजुअल हैं, आप इंडियन सिटीजन हैं, आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो आप रेजिडेंट सिर्फ तभी कहलाएंगे अगर आप 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहेंगे, तभी ये केस एप्लीकेबल होगा। अगर आप फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जा रहे हैं तब ये केस एप्लीकेबल है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जा रहे हैं तब ये केस एप्लीकेबल नहीं है, तब नॉर्मल बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होंगी, बस ये पर ध्यान दो जी।
क्लियर है? ये तो हो गया पहला केस। अब दूसरा केस क्या निकल के आ रहा है, सारे के सारे बच्चे बोल रहे दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि अगर आप इंडिविजुअल हो, आप इंडियन सिटीजन हो, आप इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हो, और कैसे बाहर जा रहे हो? एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। दोबारा बोलो, आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हो, कैसे बाहर जा रहे हो? एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। अगर आप इस तरह से बाहर जा रहे हो तो भी आप वाले केस में 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे, 60 दिन वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। तो आपको मैं दिखाता हूं, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। तो पहला केस ये निकल के आ रहा है कि अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो, इंडिया छोड़ के जा रहे हो, और आप एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप जा रहे हो, तो ओनली 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। अब याद करो, रेगुलर बैच में ना यहां पर आपको मैंने थोड़ा सा बताया था कि क्रू मेंबर वाले केस में दिन निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मतलब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम क्रू मेंबर वाला केस अगर हमारे पेपर के अंदर बनता है तो वहां पे ना दिन निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मतलब वहां पे कितने दिन वो इंडिया में रहा उसका निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? ये देखो मैंने एग्जांपल दे रखा है। जैसे मान लो ये पर्सन है, ये पर्सन इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ रहा है, और एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप इंडिया छोड़ रहा है। अब जब ये पर्सन इंडिया छोड़ रहा है तो यहां पर ये शिप है, इसने क्या किया? इस दिन शिप को ज्वाइन किया, इस दिन इसने क्या किया? शिप को ज्वाइन किया। फिर ये शिप लेके ऐसे निकलता गया निकलता गया निकलता गया, और अल्टीमेटली फॉर वो इंडिया से बाहर आ गया। फिर यहां पर पैसेंजर बिठाए, फिर बाहर से शिप लेके निकला निकला निकला, और अल्टीमेटली वो वापस इंडिया में आ गया। तो यह है डेट ऑफ साइनिंग ऑफ। साइनिंग ऑफ का मतलब है कि उसने कब शिप से वो उतरा, कब शिप से वो उतरा। अब नॉर्मल मेरे को बताना, सारे बच्चे मेरे को आंसर देना। अब अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, आपको नहीं लग रहा कि जब तक ये 12 नॉटिकल माइल्स वाला एरिया है तो इतने टाइम वो इंडिया में ही रहा? भाई अगर मैं नॉर्मल बात करता हूं, नॉर्मल बताओ, नॉर्मल जब तक शिप हमारा 12 नॉटिकल माइल्स में था तो क्या उसको हम इंडिया मानेंगे? यस मानेंगे, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल्स वाला पानी इंडिया में ही आता है। बट क्रू मेंबर वाले केस में ऐसा नहीं होगा। याद करो, मैंने कहा था कि क्रू मेंबर वाले केस में ऐसा नहीं होगा। क्रू मेंबर वाले केस में क्या होता है? क्रू मेंबर वाले केस में गवर्नमेंट कहती है कि जिस दिन तुमने शिप, सारे बच्चे ध्यान से, जिस दिन तुमने शिप ज्वाइन किया और जिस दिन तुमने शिप साइन ऑफ किया, इन दोनों का डिफरेंस हम इंडिया से बाहर मानेंगे। हम ये मानेंगे नहीं तुम इंडिया में थे। मतलब गवर्नमेंट कह रही जैसे ही तुमने शिप ज्वाइन कर लिया ना, जैसे ही तुमने शिप ज्वाइन कर लिया, चाहे तुम 12 नॉटिकल माइल्स में थे, बट हम नहीं मानेंगे तुम इंडिया में थे। ज्वाइनिंग की डेट से हम डीम्ड आउटसाइड इंडिया मानेंगे। और कब तक मानेंगे? साइनिंग ऑफ तक मानेंगे। अब सिंपल सी बात है, अब ज्वाइनिंग से साइनिंग ऑफ तक का डिफरेंस तुम निकाल लो। अब ये जो डिफरेंस निकल कर आएगा ये डीम्ड आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। अब 365 में से वो दिन माइनस कर दोगे तो बैलेंस आपके दिन इंडिया में निकल के आएंगे। अगर वो 182 डेज है तब तो रेजिडेंट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो बस ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान देना। इसका हम क्वेश्चन भी करेंगे। इसका क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बैंक के अंदर भी दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के अंदर भी दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन आपकी रेगुलर बुक के अंदर भी दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बट अभी दिमाग में क्लैरिटी लेकर आओ कि ज्वाइनिंग से लेके साइनिंग ऑफ, इन दोनों को इंडिया से बाहर माना जाएगा। अब अगर दोनों को इंडिया से बाहर मानेंगे तो 365 में से वो दिन माइनस कर दोगे। जब वो माइनस कर दोगे तो फिर हमारे दिन आएंगे इंडिया वाले। अगर वो 182 डेज बन रहे हैं तब रेजिडेंट माना जाएगा, नहीं तो रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। अब देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, देखो री, हेलो भाई साहब, ओए ओए हेलो, सुनो ध्यान से। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, डीम्ड आउटसाइड इंडिया क्या मानेंगे? ज्वाइनिंग से लेके साइनिंग ऑफ। तो इंडिया में कितने दिन रहा कैसे निकालेंगे? 365 में से जितने दिन आप बाहर रहे वो माइनस कर देंगे। फिर जो डिफरेंस आएगा वो, अगर वो डिफरेंस 182 डेज और मोर है तो वो रेजिडेंट है। अगर वो लेस देन 180 है तो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। ये बात यहां पे निकल के आ रही है। अच्छा एक बात मेरे को और बताओ, एक बात मेरे को और बताओ। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, नॉर्मल केस में बताना, क्या आने और जाने के दोनों दिन इंडिया में काउंट करते हैं? नॉर्मल बताओ, क्या आने और जाने के दोनों दिन क्या इंडिया में काउंट करते हैं? हाँ या ना बता दो बस। हमने कल वाली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जिस दिन वो इंडिया में आ रहा है या जिस दिन छोड़ के जा रहा है, क्या वो दोनों दिन इंडिया में काउंट करते हैं? यस काउंट करते हैं। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा, उस पॉइंट की एक्सेप्शन है। मतलब क्रू मेंबर वाले केस में ऐसा नहीं है। क्रू मेंबर वाले केस में ज्वाइनिंग की डेट और साइनिंग ऑफ की डेट को हम इंडिया से बाहर ही मानेंगे। बस ये पर ध्यान दो। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं,
क्रू मेंबर वाले केस में गलती मत करना। क्रू मेंबर वाले केस में जिस दिन उसने शिप ज्वाइन किया वहां से जिस दिन शिप साइन ऑफ किया वहां तक डीम्ड आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। तो ये आने और जाने के दिन इंडिया में काउंट नहीं होंगे क्रू मेंबर वाले केस में। हाँ, बाकी सब केस में इंडिया में काउंट होंगे, बट इस वाले केस में इंडिया में काउंट नहीं होंगे, बस ये पर ध्यान दो। क्लियर है? लॉक कर दें। देखो ये बात मैंने लिखी भी है। इन नॉर्मल केस बाहर से आने और जाने के दोनों दिन इंडिया में काउंट होते हैं, बट क्रू मेंबर वाले केस में आने और जाने के दोनों दिन जो है वो आउटसाइड इंडिया में माने जाएंगे। ये पॉइंट मैंने यहां पे लिखा हुआ है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती है। लॉक कर दूं। अब मेरे को बताओ 5 में से कितने केस हो गए जी? कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा ना क्रू में? यस यस, बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है जी। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे बोलो जी, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ फॉरेन शिप नहीं नालायक, फॉरेन बाउंड शिप। फॉरेन शिप नहीं यहां पे कवर होगा, सिर्फ इंडियन शिप यहां पे कवर होगा। जो तुम बात कर रहे हो फॉरेन बाउंड शिप है। फॉरेन बाउंड शिप का मतलब होता है जो शिप इंडिया से बाहर जाना है फिर बाहर से इंडिया में आना है, जिसकी डेस्टिनेशन फॉरेन में है, वो फॉरेन बाउंड शिप होता है नालायक। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको यहां तक समझ में आ रही है? तो टोटल 5 में से 2 केस हो चुके हैं। सारे बच्चे बोल दो, इन दोनों केस में बाहर से इंडिया में आने की बात हो रही है या इंडिया से बाहर जाने की बात हो रही है? चार्ट बुक अभी अवेलेबल नहीं है जी। जीएसटी की चार्ट बुक आएगी 7 तारीख को। तो जीएसटी की चार्ट बुक जो है वो 7 तारीख को लॉन्च होगी और इनकम टैक्स की चार्ट बुक जो है अप्रोक्सीमेट 20 तारीख को लॉन्च होगी जी। हाँ जी, मेरे को सारे के सारे बच्चे फटाफट से बोल दो जी। सारे के सारे बच्चे मुझे फटाफट से बोल दो कि यहां पे क्या हो रहा है? इंडिया से बाहर जाने की बात हो रही है, बाहर से इंडिया में आने की बात नहीं हो रही। अब अगले 2 केस जो है ना, इन अगले 2 केस में अब बाहर से इंडिया में आने की बात हो रही है। अब यहां पे बाहर से इंडिया में आने में देखो 2 केस कौन कौन से निकल के आते हैं। अब देखो यहां पे केस नंबर 3 की है। केस नंबर 3 कह रहा है अगर आप इंडिविजुअल हो, आप इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन हो। अब सारे बच्चे ध्यान से देखना, ये इंडियन ओरिजिन वाला पॉइंट ऊपर दोनों केस में कवर नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि ऊपर दोनों केस में सिर्फ इंडियन सिटीजन वाला पॉइंट कवर है, इंडियन ओरिजिन वाला पॉइंट ऊपर कवर नहीं है। चेक करो, ठीक है ना? वहां पे क्या लिखा था? इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन। यहां पे क्या लिखा है? इंडिविजुअल या तो इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन, दोनों में से कोई भी आप एक हो चल जाएगा जी। तो आप इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन हो, हु इज सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, आप बाहर सेटल्ड हो। आप सोच के बताओ, क्या बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर सेटल्ड हैं? बिल्कुल हैं। क्या वो इंडियन सिटीजन हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या वो इंडियन ओरिजिन के हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये पॉइंट उनके लिए है। मतलब ये पॉइंट उनके लिए है, ये पॉइंट उनके लिए नहीं है जो परमानेंटली बाहर रहते हैं, जो फॉरेन सिटीजन है। ये बात उनकी नहीं हो रही, ये ट्रंप की बात नहीं हो रही, ये बाइडेन की बात नहीं हो रही सर, ये इलोन मस्क की बात नहीं हो रही, ये उनकी बात नहीं हो रही जो बाहर पैदा हुए हैं, जो फॉरेन सिटीजन है। ये बात हो रही है जो यहां से बाहर गए और बाहर सेटल्ड हो गए, ये उनकी बात हो रही है कि या तो वो इंडियन सिटीजन है या वो इंडियन ओरिजिन है। बात मेरी समझ में आ रही है ना? तो ये फॉरेन सिटीजन की बात नहीं हो रही, ये क्लैरिटी लेके चलना। अगर फॉरेन सिटीजन है तो फिर नॉर्मल बेसिक कंडीशन देखेंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो यहां पे वो क्या कह रहे हैं कि आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन हो, आप इंडिया से बाहर सेटल्ड हो, आप बाहर से इंडिया में विजिट कर रहे हो और आपकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है। आपकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है। तो आपका स्टेटस निकालने के लिए हम 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे, 60 दिन वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार सारे के सारे बच्चे बोल दो, हेलो भाई साहब, ओए हेलो ओ भिंडी इधर। पहली कंडीशन क्या है? इंडिविजुअल, इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन, बाहर सेटल्ड है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहे हैं और मेरी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है। तो मेरे केस में 182 डेज वाली कंडीशन चेक करनी है, बस ये पर ध्यान दो। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा है, गाबा सर, ओए गाबे 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 सुन यार, एक बात बता, ये इंडियन ओरिजिन कौन होता है और ये इंडियन सिटीजन कब होता है? तो आपको मैं वो डेफिनेशन बता दूंगा। अभी के लिए बस इतना ध्यान दो, आप इन दोनों में से कोई भी एक हो तो आप यहां पे कवर हो। आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजिन हो, बाहर सेटल्ड हो, बाहर से इंडिया में आ रहे हो, आपकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है, तो आप वाले केस में 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे, दूसरी कंडीशन चेक नहीं करेंगे जी। अब एक बच्चा ये बात कहता है, सर एक बात बताओ यार, अगर मान लो मेरी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है। भाई आपने बोला ना कि अगर इनकम 15 लाख तक है तो ये कंडीशन है। अब मान लो मेरी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, उस केस में क्या होगा? तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में फिर 2 कंडीशन है। देखो यहां पे 2 कंडीशन क्या है।
अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन हो, बाहर सेटल्ड हो, बाहर से इंडिया में आ रहे हो, आपकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन 182 डेज वाली तो है ही है, अगर आप इसमें फॉल कर जाओगे तो वैसे ही रेजिडेंट बन जाओगे। अगर आप इसमें फॉल नहीं कर रहे तो फिर सेकंड कंडीशन है 120 डेज और मोर, और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ज्यादा। अगर आप ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे तो भी आप रेजिडेंट वाली कैटेगरी में आ जाओगे, बस ये पर ध्यान दीजिए। तो मतलब अगर मेरी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है तो दो कंडीशन में से किसी भी कंडीशन में फॉल करूंगा तो रेजिडेंट बन जाऊंगा, या तो वो 182 डेज वाली कंडीशन में फॉल कर जाऊं या 120 डेज और मोर और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ज्यादा। अगर इसमें फॉल करूंगा तो भी मैं रेजिडेंट वाली कैटेगरी में आ जाऊंगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रहा है जी? सर 4 ईयर नहीं लिखा है, लिखा है, हमने थोड़ा बहुत बेयर लॉ पढ़ा है। अब तुम्हें अगर बेयर लॉ दिखाना है तो बताओ। वैसे ही रिवीजन क्लास चल रही है, हम रेगुलर बैच में बेयर एक्ट देखते हैं, और जिसने बेयर एक्ट देखा हुआ है उसको पता लग गया होगा लिखा है। अब प्रॉब्लम क्या, तुमने सिंपल लैंग्वेज पढ़ी है तो तुमने पिछले 4 साल का 365 दिन नहीं पढ़े होंगे। चलो सुन लो ध्यान से, बेयर लॉ में क्या लिखा है। बेयर लॉ में ये लिखा हुआ है कि जो 60 दिन है उस 60 दिन को 120 दिन कर देना, बस इतना बेयर लॉ में लिखा है। तो 60 दिन को नोट्स में लिखा तो है 365 दिन। अच्छा, मतलब इस नोट्स में तो मैंने लिखा है, कहां लिखा तो है 365 दिन। कौन से वाले नोट्स में कह रहे हो आप? वो क्लास वाले नोट्स में कह रहे हो क्या? मैंने उस टाइम बोला होगा, आपको लिखा नहीं होगा, बट इसमें बात कर रहा हूं जी। अच्छा यहाँ 4 आएगा यहाँ, अच्छा यहाँ 4 आएगा, ये बीच में 4 आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे सॉरी यार, वो मेरे सॉरी सॉरी मेरा बच्चा, हाँ मेरा बाला, ओ बाला, ओ बाला 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 बाला, ओ बाला बाला, सॉरी बाला, सॉरी सॉरी बाला, सॉरी 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 बाला, सॉरी। वो बाला को मैंने गलती से बोल दिया, बाला माफ कर दोगे मेरे को? चलो अब यहां तक क्लियर है। तो सिंपल सी बात क्या निकल कह रहे कि इन केस में दो कंडीशन है, इन केस में इस केस में दो कंडीशन है, या तो 182 डेज और मोर वाली कंडीशन है, या फिर गवर्नमेंट कह रही है, या फिर गवर्नमेंट कह रही है 120 डेज और मोर और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ज्यादा। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे तो आप रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे। अब बताओ क्या चारों केस आपको समझ में आ रहा है? क्या आपके पल्ले चारों केस पढ़ रहे हैं, हाँ या ना बोल दो। क्या आपके पल्ले चारों केस पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? फटाफट से बोला करो यार। क्या चारों केस आपको समझ में आ रहे हैं? अब 2 केस इंडिया से बाहर जाने वाले हैं और 2 केस बाहर से इंडिया में आने वाले हैं। भाई 2 केस इंडिया से बाहर जाने वाले हैं, 2 केस बाहर से इंडिया में आने वाले हैं। अब यहां पे चेक करना इंडियन ओरिजिन कब बनेंगे। तो इंडियन ओरिजिन कब बनते हैं, देखो री, इंडियन ओरिजिन कब बनते हैं? इंडियन ओरिजिन तब बनते हैं अगर मैं, मेरे पेरेंट्स में से कोई भी एक या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है, मतलब 1947 से पहले का जो इंडिया था उसमें पैदा हुआ है, तो हम इंडियन ओरिजिन वाले पर्सन हैं। अब यहां पे ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी नाना नानी यहां पे आएंगे। और 1947 से पहले का इंडिया क्या था? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अगर आप इसमें कहीं पर भी पैदा हुए हो, या आपके पेरेंट्स में से कोई एक पैदा हुआ है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक पैदा हुआ है, तो वो इंडियन ओरिजिन के पर्सन वाली कैटेगरी में आ जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब इंडियन सिटीजन किसे कहते हैं? इंडियन सिटीजन किसे कहते हैं? तो गवर्नमेंट कह रही है अगर आपका बर्थ 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ है, ठीक है, और 1 जुलाई 1987 मतलब 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। यहां पे बात हो रही है हमारे पेरेंट्स की, यहां बात हो रही है हमारे, आप में से भी शायद कई बच्चे हो सकते हैं शायद 1 जुलाई 1987 से पहले के हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है। मेरे को ताड़ने की जरूरत नहीं है भाई, मैं 1987 के बाद का हूं। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, शायद आप में से कोई बच्चा हो 40-45 साल का, 30 साल का, 35 साल का, मुझे नहीं पता। बट अगर कोई है, अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो आप लोग बाय बर्थ इंडियन सिटीजन हो। बस ये पर ध्यान दो, आप लोग क्या हो? बाय बर्थ इंडियन सिटीजन हो। अगर आपका बर्थ हुआ है 1 जुलाई 1987 या उसके बाद और 3 दिसंबर 2004 से पहले, अब तुम देख लेना तुम इस कैटेगरी में आ रहे हो नहीं आ रहे। मैं तो इस कैटेगरी में आ रहा हूं, मैं सेकंड कैटेगरी में आ रहा हूं जी। मैं सेकंड कैटेगरी में आ रहा हूं। मैं 3 दिसंबर 2004 से पहले पैदा हुआ तो मैं सेकंड कैटेगरी में हूं।
मैं कब बनूंगा इंडियन सिटीजन? अगर मेरे बर्थ के टाइम पर मेरे पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर इंडियन सिटीजन था तो मैं इंडियन सिटीजन वाली कैटेगरी में आ जाऊंगा जी। मतलब गवर्नमेंट कह रही है सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ईदर ऑफ हिज और हर पेरेंट्स वाज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो आप इंडियन सिटीजन वाली कैटेगरी में आ जाओगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अगले पॉइंट पर आओ। अच्छा, अगर बर्थ हुआ 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद, तो फिर तो गवर्नमेंट कह रही है अगर आपके बर्थ के टाइम पर मम्मी एंड पापा दोनों के दोनों अगर इंडियन सिटीजन थे तब तुम इंडियन सिटीजन वाली कैटेगरी में आओगे, नहीं तो नहीं आओगे जी। बट तुम टेंशन मत लेना, ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा कि तुम सिटीजन कहां के हो, ठीक है ना? ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना कि सर हाय हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो तुम्हें ऑलवेज क्वेश्चन में दिया होगा, वो इंडियन ओरिजिनशिप चाहे चेक करवा सकता है, बट इंडियन सिटीजन या फॉरेन सिटीजन जो है वो ऑलवेज तुम्हें क्वेश्चन में देगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब यहां पे फटाफट से आओ जी, अब पांचवा केस देखते हैं। पांचवा केस क्या है? आओ जी, अब ये रहा पांचवा केस। अब ये पांचवा केस जो है ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। पांचवा केस जो है ना, पांचवा केस जो है ये है सेक्शन 6(1) कैपिटल ए, ये डीम्ड रेजिडेंट का है। अच्छा, आप मेरे को बताओगे डीम्ड रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? सारे बच्चे बताओ, डीम्ड रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? डीम्ड रेजिडेंट का मतलब होता है कि मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। हाँ जी, डीम्ड रेजिडेंट का मतलब होता है कि मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि आप इंडिया के रेजिडेंट हो। अब इसमें कौन कवर होगा? पहली बात, तुम इंडिविजुअल होने चाहिए, तुम इंडियन सिटीजन होने चाहिए, तुम्हारी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, और तुम किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं होने चाहिए। तो माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा तुम इंडिया के रेजिडेंट हो। बात खत्म। सर एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा से। पहली बात, आप इंडिविजुअल हो। दूसरी बात, आप इंडियन सिटीजन हो। तीसरी बात, गवर्नमेंट कह रही है आपकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा हो। और चौथी बात, आप किसी और कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल ना हो। तो माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा आप डीम्ड रेजिडेंट हैं। बस ये पर ध्यान दो, चाहे आप एक दिन भी इंडिया में नहीं रहे तो भी तुम रेजिडेंट मान नहीं जाओगे। अब यहां पे देखो री क्या लिखा हुआ है। तो एक इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन, उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है और आप नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री या टेरिटरी, तो उसको मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा वो इंडिया में रेजिडेंट है, चाहे वो एक दिन भी इंडिया में नहा रहा हो, ये मैटर नहीं करता। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये 5 केस आपके निकल के आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि ये 15 लाख 15 लाख 15 लाख 15 लाख, क्या 15 लाख? यहां पे मैं थोड़ा टाइम लगाना चाहूंगा, यहां पे मैं थोड़ा टाइम लगाना चाहूंगा। तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जब पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से तुम्हारी टेस्टिंग करेंगे। यहां मैं स्पीड थोड़ी सी स्लो करके चलूंगा। मेरे को सारे बच्चे ना वो लाइन बोलो, वो लाइन क्या है? वो लाइन क्या है जो 3 पॉइंट के अंदर आई है? 5 पॉइंट है, पहले 2 पॉइंट में ये 15 लाख वाली लाइन नहीं है, बट बाद के 3 वाले पॉइंट में लाइन है। बाहर से इंडिया में आ रहा हूं तो भी 15 लाख वाला पॉइंट है, डीम्ड रेजिडेंट है तो भी 15 लाख वाला पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट में 15 लाख वाला पॉइंट है। अब वो लाइन क्या है? लाइन है टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम अप टू 15 लाख या मोर देन 15 लाख, ये लाइन है। ठीक है जी। टोटल इनकम दोबारा बोलूंगा, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम अप टू 15 लाख या मोर देन 15 लाख, ये लाइन है। अब मेरे को सारे बच्चे बोलना, ये लाइन है टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। तो क्या मेरे को बता सकता है कोई, क्या मतलब गवर्नमेंट अल्टीमेटली किस इनकम की बात कर रही है? सारे बच्चे बताओ कि गवर्नमेंट अल्टीमेटली किस इनकम की बात कर रही है? मतलब यहां पे फॉरेन सोर्स इनकम की बात कर रही है या इंडियन इनकम की बात कर रही है? तो अगर मैं अल्टीमेटली बात करता हूं तो वो इंडियन इनकम की बात कर रही है। मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है सिंपल भाषा में कि अगर किसी पर्सन की इंडियन इनकम 15 लाख तक है तो 182 डेज वाली कंडीशन है। अगर इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो फिर 120 डेज वाली कंडीशन भी हम चेक करेंगे। तो मतलब ऑलमोस्ट गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि फॉरेन सोर्स की इनकम तुम्हें 15 लाख की लिमिट में नहीं लेनी। अब दिमाग में बस ये क्वेश्चन आता है कि फॉरेन सोर्स की इनकम का मतलब क्या है? भी हमें क्वेश्चन में काफी सारी इनकम दी है, अब वो सारी की सारी इनकम दी है तो उसमें से कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। मान लो उसने बोला इनकम अराइज इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया,
इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया, फिर इनकम रिसीव आउटसाइड इंडिया, फिर इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। मतलब ऐसे ना बहुत सारी इनकम हमें क्वेश्चन में देगा वो कंफ्यूज करने के लिए। तो मेन मुद्दा क्या है कि 15 लाख की लिमिट में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो मैं एक लाइन में ही काम खत्म कर रहा हूं, उस लाइन को दिमाग में सेट कर लेना, फिर तुम कोई भी गलती नहीं करोगे। मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि 15 लाख की लिमिट में क्या नहीं आएगा, बाकी सब 15 लाख की लिमिट में आएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि क्या 15 लाख की लिमिट में नहीं आएगा, बाकी सब 15 की लिमिट में आएगा जी। अब सुनो क्या नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट कह रही इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया एंड बिजनेस कनेक्शन और प्रोफेशन सेटअप आउटसाइड इंडिया। मतलब सिंपल भाषा में जिस इनकम का इंडिया से कोई भी कनेक्शन नहीं है वो इनकम 15 लाख की लिमिट में नहीं आएगी, उसको फॉरेन सोर्स की इनकम मानेंगे, बाकी सब की सब 15 लाख की लिमिट में आएगी। बस ये पर ध्यान दो। तो मैं तुम्हें यहां पे दिखा देता हूं, सारे के सारे बच्चे इस टेबल को देख लो। देखो यहां पे क्या लिखा है, इनकम अराइज इन इंडिया, क्या 15 की लिमिट में आएगी? आएगी। इनकम डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया, क्या 15 की लिमिट में आएगी? आएगी। रिसीव्ड इन इंडिया, आएगी। डीम्ड टू बी रिसीव्ड, आएगी। फिर इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, आएगी। इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया बट प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, आएगी। फिर इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया, तब जाके नहीं आएगी। बाकी सारी की सारी इनकम 15 लाख की लिमिट में आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, जिस इनकम का इंडिया से कोई भी कनेक्शन ना हो, अगर थोड़ा सा भी कनेक्शन हो ना, उसको 15 की लिमिट में ले लेना। सर कमाई बाहर है, कंट्रोल इंडिया में आ जाएगी। सर कमाई बाहर, रिसीव बाहर, कंट्रोल इंडिया में आ जाएगी। सर कमाई बाहर, रिसीव बाहर, प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है, आ जाएगी। मैंने क्या बोला, अगर इंडिया से कनेक्शन है तो 15 लाख की लिमिट में आएगी, अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो 15 लाख की लिमिट में नहीं आएगी। बस ये पर ध्यान दो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो रिवीजन क्लास आपको सही लग रही है, परफेक्ट लग रही है, स्पीड में कोई दिक्कत तो नहीं है? उनको दिक्कत हो सकती है जिन्होंने पहले सही ढंग से नहीं पढ़ा हुआ। अदरवाइज मैं उम्मीद करता हूं सबको इस रिवीजन क्लास का फायदा हो रहा होगा जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत सही ढंग से पढ़ा हुआ है जी। क्या इसको लोग कर सकते हैं? पक्का पक्का। चलो तो अब ये पॉइंट हो गया 15 लाख की लिमिट में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। अब यहां पे देख लो जी इसका डायग्राम, जो तुम कहते हैं ना कि वो डायग्राम 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 बता दो, डायग्राम बता दो। सर अराइज आउटसाइड इंडिया, रिसीव इन इंडिया, आएगी। मैंने क्या बोला, अगर इंडिया से कनेक्शन है तो 15 लाख की लिमिट में आएगी ही आएगी। अगर कोई भी कनेक्शन इंडिया से नहीं है तो 15 लाख की लिमिट में नहीं आएगी। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे देखो ये डायग्राम देख लो। कोई नॉर्मल केस में 2 कंडीशन है, 2 में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड करनी जरूरी है तो आप रेजिडेंट बन जाओगे। फिर स्पेशल केस में 5 केस है, 2 केस अलग है, 2 केस अलग है, 1 केस अलग है, 2 केस लेफ्ट इंडिया वाले, 2 केस विजिट वाले, 1 केस डीम्ड रेजिडेंट वाला। अब लेफ्ट इंडिया वाले कौन से हैं? आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो, लेफ्ट इंडिया हो, या आप या तो क्रू मेंबर की तरह जा रहे हो या एम्प्लॉयमेंट की तरह जा रहे हो। इन दोनों केस में 182 डेज है। फिर अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन हो, बाहर सेटल्ड हो, बाहर से इंडिया में आ रहे हो, आपकी टोटल इनकम 15 लाख तक है तो 182 डेज है। अगर 15 से ज्यादा है तो या तो 182 या 120 डेज वाली कंडीशन भी यहां पे आएगी। फिर लास्ट वाला केस, इंडिविजुअल हो, इंडियन सिटीजन हो, आपकी इनकम 15 से ऊपर है, आप किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं हो, तो डीम्ड रेजिडेंट मान लिए जाओगे। बात खत्म। चाहे आप एक दिन भी इंडिया में नहीं रहे, ये मैटर नहीं करता। ये सारा डायग्राम आपके सामने है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब यहां पे पॉइंट खत्म हो जाता है जी। अब यहां पे ये लो जी, अब ये क्वेश्चन पढ़ो जी, सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर दो। क्वेश्चन ध्यान से देखना जी। हेलो भाई साहब, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो सारे बच्चे मुझे आंसर देना क्वेश्चन देख के। मिस्टर वीजी एक इंडियन सिटीजन है। ही इज सेटल्ड इन यूएसए सिंस 1980। ही विजिट इन इंडिया टू सी लक्ष्मी नगर एंड चांदनी चौक एंड अदर प्लेस इन दिल्ली फॉर 190 डेज ऑन 18 दिसंबर 2024। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के या तो 12 लाख रुपए या 15 लाख रुपए। बताओ क्या होगा जी? बताओ क्या होगा जी?
जल्दी बताओ जी क्या होगा आज? बोलो 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 बोलो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा? बच्चा कह रहा है रेजिडेंट, रेजिडेंट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। केस 1 में रेजिडेंट है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू यार। मुझे इतना बढ़िया लग रहा है ना, इतना बढ़िया लग रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है, इतना अच्छा। पहले बताओगे पहले केस में रेजिडेंट क्यों है? पहले तो ये नॉर्मल केस है, स्पेशल केस है? मैंने नालायक, नालायकों की कमी नहीं देखी, नालायक बहुत देखे हैं, बट तुम जैसे नालायक मैंने नहीं देखे। कसम से मेरी खांसी हो रही है, मेरा सिर फटने को हो रहा है। अगर मेरी तबीयत आज सही होती ना, मैं तुम्हारी लेनी देनी कर लेता। अबे नालायकों, एक बात मेरे को बताओ। पहली बात, ये इंडियन सिटीजन है। अब इंडियन सिटीजन है, इंडिविजुअल है, बाहर सेटल्ड है, बाहर से इंडिया में आ रहा है। अब अगर बाहर से इंडिया में आ रहा है, टोटल इनकम 15 लाख तक है, तो 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे। अब वो आ रहा कब है? 18 दिसंबर को। तो 18 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक क्या 182 डेज हो चुके हैं? फिर तुम कहते हो गाबा साहब क्या पढ़ाते हो यार, तूफान, आग लगा देते हो। और नाम बदनाम भी तुम मेरा करोगे, फिर नाम बदनामी तो करोगे, और क्या करोगे मेरा? यही तो करोगे, नाम बदनामी तो करोगे, और तुम क्या कर लोगे यहां पे? नालायक कहेंगे। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि यहां पे 12 लाख रुपए है, तो इनकम 15 लाख तक है, तो 182 डेज वाली कंडीशन चेक करनी है। तो 182 डेज तो यहां पे हो ही नहीं रहे। 18 दिसंबर से लेकर 31 मार्च देखो, 18 19 20, 18 19 20, 3 दिन ही हो गए, 11 दिन और हो गए, तो 11 और 3 14 दिन हो गए दिसंबर में, फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च। तो अगर मैं यहां पे देखता हूं कितने दिन बन रहे हैं, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 104 दिन बन रहे हैं। अब 104 दिन बन रहे हैं, तो 182 डेज वाली कंडीशन हमें देखनी है, तो यहां तो रेजिडेंट बनेगा ही नहीं। इवन मैं कह रहा हूं 120 डेज वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तुमने पता नहीं कैसे रेजिडेंट बोल दिया। और अगले केस में इनकम 15 लाख तक है, अब एग्जैक्ट 15 लाख है, तो भी 182 डेज वाली कंडीशन है। अब अगर तो भी 182 डेज वाली कंडीशन है, तो बात खत्म हो गई ना। अब यहां पे देख लो जी, बस अब यहां पे देख लो जी। तो यहां पे 182 डेज वाली कंडीशन, यहां पे सिंपल सी बात यहां पे निकल के आ रही है। तो यहां पर आप जो है वो दोनों केस में नॉन रेजिडेंट बनोगे। अगर आप चेक करोगे, देख लो यहां पे, देख लो, देखो नालायकों, नॉन रेजिडेंट बनोगे। और दूसरे केस के अंदर भी देख लो नालायकों, नॉन रेजिडेंट बनोगे। दोनों केस में नॉन रेजिडेंट बनोगे। हाँ, रिद्धिमा कह रही है गाबा, ओ मेरे गाबा, एक बात बता, क्यों लिखा 190 डेज? क्यों हमें कंफ्यूज किया? सीधा क्वेश्चन ही दे सकता था, है? क्यों लिखा 190? हम कंफ्यूज हो गए। बता, किसने कंफ्यूज किया? तूने। गलती किसकी? तेरी। क्यों 190 डेज लिखा? अब तुम क्या चाह रहे हो? मतलब एग्जामिनर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे दे। उसने बोला टोटल 190 दिन के लिए आया वो। अब अगर टोटल 190 डेज के लिए आया, तो उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? मतलब उसको तुम्हें यहां पे मार्च के बाद रहने देना ही नहीं है? क्या बोलोगे? मार्च के बाद निकलने यहां से? अबे टोटल वो घूमने फिरने के लिए आया, मार्च तक 104 डेज है, तुम्हें तो उस प्रीवियस ईयर में चेक करना है ना, नालायक। हाँ, अपनी अपनी कहानियां गढ़ेंगे। अगले पर आओ, ये स्टेटस बताओ मुझे इसका, जल्दी स्टेटस बताओ, फटाफट से मेरे को स्टेटस बताओ जी। मिस्टर एक्स है, इंडियन सिटीजन है, सेटल्ड इन जापान एंड वर्क इन जापान, ही विजिट इन इंडिया, ही विजिट, एक सेकंड रुको जी, एक सेकंड रुक जाओ बस। आप एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे जी, आप ये क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे। वन 154 डेज बन रहे हैं जी, 154 डेज। एक बच्चा कह रहा है कि 154 डेज बन रहे हैं। ठीक है, और बताओ, 154 डेज बन रहे हैं। मेरे को ये बताओ, रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है? सारे बच्चे बताओ, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? बस मेरे को इस बात पे क्लियर करो, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है जी? बोलो क्या है जी? रेजिडेंट है। अच्छा देखते हैं पहले, फिर वही कहानी कर रहे हो। एक बात मेरे को बताओ पहले, तो उसकी टोटल इनकम फॉरेन, पहले बताओ, इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, बाहर सेटल्ड है, बाहर से इंडिया में आ रहा है, तो स्पेशल केस है। अब तुम्हें कितने दिन चेक करने हैं वो देखना पड़ेगा। इसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के कितनी है। टोटल इनकम
फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 8 लाख काउंट करेंगे। अराइज रिसीव आउटसाइड इंडिया ये काउंट नहीं करेंगे। फिर अराइज आउटसाइड इंडिया कंट्रोल इंडिया 7, 8 और 7 15 लाख, 8 और 7 15 लाख, एग्जैक्ट 15 लाख है। अबे नालायकों, कसम लगे भाई साहब मेरे हाथ में कोई हथियार दे दो भाई, कसम लगे मेरे हाथ में कोई हथियार दे दो, मेरे हाथ में कोई हथियार दे दो भाई, कसम लगे यार। तुम बिल्कुल ही नालायक बच्चे हो यार, तुम बिल्कुल ही नाम बदनाम करोगे मेरा। अबे नालायकों 15 लाख की इनकम है, 27 लाख इनकम कैसे है? क्यों ये 12 लाख काउंट कर रहे हो? उसने कमाया बाहर, रिसीव बाहर किया, वो कहां से तुम्हारी इंडियन इनकम हो गई? अब अगर एग्जैक्ट 15 लाख रुपए की इनकम है तो 182 डेज चेक करेंगे। अब अगर 182 डेज चेक करेंगे वाया 18 नवंबर को, तो क्या 18 नवंबर से लेकर 31 मार्च क्या 182 डेज बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं। इधर देखो ध्यान से, यहां पे नॉन रेजिडेंट बनेगा। नालायक कहीं के। मुझे समझ में आ गया, जहां क्वेश्चन करते हो ना तुम्हारी हवा टाइट हो जाती है। रटवा दो सर, रट्टे मरवा दो काबा सर। देखो हम रट्टे मारने आते हैं काबा सर, हमें क्वेश्चन मत कराओ। अबे डीम्ड वाली कंडीशन तब देखेंगे अगर वो किसी और कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है और वो 6(1) में कहीं भी कवर नहीं हो रहा, तब यहां पे देखेंगे डीम्ड वाली कंडीशन। अगले पॉइंट पर जिनका सही था बहुत बढ़िया, उनके लिए मैं तालियां बजा दूं, कहीं पता लगे अगली बार वो भी गलत कर दें। जिनका सही था उनके लिए मैं तालियां मारता हूं जी, और जिनका सही नहीं था उनके लिए भी तालियां मारता हूं। बस वो अपना मुंह मेरी तालियों के बीच में दे दें जी। सर अगर इनकम 15 लाख तक है तो सेकंड कंडीशन नहीं चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे? अभी तो मैंने बताया कि अगर इनकम 15 से ज्यादा है तो 120 डेज वाली कंडीशन, अगर इनकम 15 तक है तो ओनली 182 डेज वाली कंडीशन है। अगले पॉइंट पर आओ जी, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो फटाफट से जी, जल्दी क्वेश्चन चेक करो। मिस्टर जेम्स है, फॉरेन सिटीजन है बट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ही विजिट इन इंडिया इन प्रीवियस 24-25 फॉर 40 डेज and his total stay in last 4 years 390 days and he is not liable to pay tax in any other country. His total income other than foreign source income 18 लाख रुपए। बताओ, अब बताओ मुझे क्या है जी। अब सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताओ ये पर्सन किस कैटेगरी में कवर होगा? ये पर्सन किस कैटेगरी में कवर होगा? बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक तबीयत खराब इंसान की और तबीयत खराब करते हुए, सामने इतने लोग बैठे हैं, बच्चा कहता है और खराब हो जाए तेरी तबीयत, हम चाहते ही नहीं तू सही हो। अबे नालायकों, जो तू डीम्ड रेजिडेंट बोल रहे हो वो कब लगता है? हेलो ओए, वो कब लगता है? अगर आप इंडियन सिटीजन हो। अगर आप क्या हो? इंडियन सिटीजन हो। यहां पर क्या है? फॉरेन सिटीजन है। यहां पर क्या है? फॉरेन सिटीजन है। तो कैसे तुमने डीम्ड रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया है? वही बात होगी ना कि सर वो टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, इनकम 15 से ऊपर है, तो हमने बोला डीम्ड रेजिडेंट है। वो इंडियन सिटीजन वाले केस में एप्लीकेबल होता है, फॉरेन सिटीजन वाले केस में एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहां पे नॉर्मल केस लगेगा। नॉर्मल केस, यहां पे कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, अगेन ये पर्सन जो है ये नॉन रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर होगा। बस ये पर ध्यान दो। अब तो कुछ भी बोलते रहो, हमने सही दिया, तुमने सही दिया। हंसा हंसा भी नहीं जा रहा। अरे हृतिका, इंडियन ओरिजिन नहीं चेक करते, इंडियन ओरिजिन बीच वाले 2 केस में चेक करते हैं। ये देखो डीम्ड रेजिडेंट वाले केस में कहां लिखा है इंडियन ओरिजिन? इसमें सिर्फ इंडियन सिटीजन चेक करते हैं। वो ऊपर वाले 2 केस में इंडियन ओरिजिन चेक करते हैं। यही तो वो तुम्हें कंफ्यूज करेगा। क्लियर है जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको लॉक कर सकते हैं? चलो बहुत बढ़िया जी। अब एक बार ये पढ़ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ो जल्दी, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से जी, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से, जल्दी पढ़ो क्वेश्चन, जल्दी क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। फॉरेन सिटीजन तो हर केस में नॉर्मल कंडीशन है। मिस्टर राहुल है, इंडियन सिटीजन है। हेलो हेलो, ओए ओए ओए, इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, सेटल्ड इन यूएसए, विजिट इन इंडिया 25 जनवरी को,
ठीक है, टू सी राम मंदिर इन अयोध्या, और उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स की इनकम को छोड़ के 17 लाख है, एंड इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन यूएसए, व्हाट विल बी योर आंसर अगर टोटल इनकम 9 लाख रुपए होती, बताओ। तो पहले वाले केस में तो भैया वो डीम्ड रेजिडेंट बन ही जाएगा, ओ माय गॉड, शुक्र है भगवान का, तो डीम्ड रेजिडेंट बन ही जाएगा। और दूसरे वाले केस में वो डीम्ड रेजिडेंट नहीं बनेगा, क्योंकि इनकम 9 लाख है, तो इनकम 9 लाख है तो वो उस कैटेगरी में आएगा ही नहीं। अब उस कैटेगरी में नहीं आएगा तो भैया अब इनकम 9 लाख है, तो टोटल इनकम 15 लाख तक है, तो अगर 15 लाख तक है तो 182 डेज वाली कंडीशन देखनी होगी, तो यहां पे 182 डेज तो पूरे हो नहीं रहे, तो सेकंड केस में वो एनआर बनेगा, बस ये पर ध्यान दीजिए। तो पहले केस में अगर आप चेक करोगे, देखो पहले केस में क्या बनेगा, पहले केस में वो क्या बनेगा, डीम्ड रेजिडेंट बनेगा, क्योंकि सेक्शन 6 बने वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है। और अगर उसकी इनकम 9 लाख रुपए है तो वो डीम्ड रेजिडेंट नहीं बनेगा, तो उस केस में वो क्या बनेगा, नॉन रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा, वो डीम्ड रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आती है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? लॉक कर दें, पक्का पक्का। अच्छा, मैं तुम्हें होमवर्क भी दूंगा, ध्यान रखना जी, मैं तुम्हें होमवर्क भी दूंगा, और मैं तुम्हें क्वेश्चन, एक मिनट रुको, पहले ना मेरे से होमवर्क ले लो, कहीं तुम भूल जाओ। तो आप मेरे से होमवर्क लेके जाओगे जी, आज आप मेरे से होमवर्क भी लेके जाओगे। तो आपने क्या करना है सुन लो पहले जी। चैप्टर 2 आपके पास क्वेश्चन बैंक सबके पास है, टेलीग्राम पर भी है, व्हाट्सएप पर भी है। अब ये मत कहना नहीं है, टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों पर है, सबके पास क्वेश्चन बैंक है। तो आप सुनो ध्यान से, नहीं नहीं अभी क्लास चल रही है, अभी क्लास चल रही है, ठीक है जी। आप क्वेश्चन 1 आपका होमवर्क है, सुनो, क्वेश्चन 1 आपका होमवर्क है, उसके बाद लिखते रहो। क्वेश्चन 2 आपका होमवर्क है, 1 2 आपका होमवर्क है, उसके बाद 3 आपका होमवर्क है, 3 आपका होमवर्क है, 1 2 3 होमवर्क हो गया जी। 1 2 3 के बाद आपका 1 2 3 के बाद और आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1 2 3 आपने होमवर्क ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 1 2 3 के बाद 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है, 9 और 10 आपका होमवर्क है, ठीक है जी। 9 और 10 आपका होमवर्क है, ठीक है। तो 9 और 10 आपका होमवर्क है, उसके बाद फिर 9 10 के बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के बाद आपका जो होमवर्क है ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपका होमवर्क है, 18। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपका होमवर्क है, 18 19 20 21, ठीक है, 20 21 22 ये आपका होमवर्क है, ठीक है जी। 20 21 22 ये आपका होमवर्क है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, नोट्स मैं शेयर कर चुका हूं जी, नोट्स तो मैं शेयर कर चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सर कल सेमीफाइनल है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा बताओ, कल मैं सुबह क्लास ले लूं? बोलो, कल सुबह मैं 7:30 बजे क्लास ले लूं आपकी लाइव? बोलो क्या बोलते हो? डन? हाँ तो कल तो रिजल्ट उसके बाद है ना, तो क्या हो गया, सीए वाले बच्चों का कल रिजल्ट है उसके बाद है। चलो डन, तो ऐसा करते हैं कल सुबह क्लास ले लेता हूं, ठीक है नी। कल आपकी सुबह क्लास में ले लूंगा, आपकी सुबह क्लास ले लूंगा 7:30 से 8:30। डन हो गया जी, ठीक है ना। कल आपकी सुबह क्लास है 7:30 से लेके 8:30 बजे तक लाइव क्लास है। फिर मैं अपने पर्सनल चैनल पे वीजी स्टडी हब वाले पे उसको डाल दूंगा, तो अपने सीएस के फैमिली के बच्चे उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। पक्का पक्का, चलो डन। अब एक बार फटाफट से वापस आओ जी, अब इधर देखो ध्यान से। अब ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट करने के बाद ना, अब एक बच्चा कहता है सर वो आपने आरओआर या आरएनओआर वाले केस तो बताए नहीं, अब मैं उसी पे आ रहा हूं जी। अब सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान देना, अब तुम्हें रेजिडेंट बनाना आ गया, तुम्हें नॉन रेजिडेंट बनाना आ गया। अब गवर्नमेंट कहती है कि रेजिडेंट के बाद ना 2 कैटेगरी होती हैं, एक तो आरओआर होता है, एक आरएनओआर होता है। एक क्या होता है, आरओआर होता है, एक क्या होता है, आरएनओआर होता है। और ये आरओआर और आरएनओआर वाली कंडीशन जो है, स्टेटस जो है, सिर्फ इंडिविजुअल और एचजीएफ में चेक करते हैं, और किसी केस में चेक नहीं करते। मतलब अगर मैं कंपनी हूं, या तो मैं रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट,
पार्टनरशिप फर्म हूं या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। अगर मैं इंडिविजुअल हूं या एचयूएफ हूं तो मेरे केस में चेक करेंगे कि या तो मैं आरओआर हूं या मैं आरएनओआर हूं। अब सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान देना चाहिए। अब गवर्नमेंट कह रही है, बहुत सारे बच्चे कान खोल के सुन लेना, गवर्नमेंट कह रही है कि दो केस ऐसे हैं जिनमें हमेशा तुम आरएनओआर ही माने जाओगे, तुम कभी भी आरओआर बन ही नहीं सकते चाहे तुम कुछ भी कर लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं और तुम क्वेश्चन में गलती करोगे। गवर्नमेंट कह रही दो केस ऐसे हैं कि तुम हमेशा आर एनओआर ही माने जाओगे, तुम कभी भी इन दोनों केस में आरओआर बन ही नहीं सकते। अगर ये दो केस तुम्हारा आ गए ना, हमेशा आंखें बंद करके आर एनओआर लिख देना, कोई तुम्हें कंडीशन चेक नहीं करनी, ऑलवेज आर एनओआर। सबसे पहला केस गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर तुम रेजिडेंट बने सेक्शन 6(1)(a) की वजह से, मतलब तुम डीम्ड रेजिडेंट बने, तो हमेशा आरएनओआर हो। मतलब क्या है कि अगर तुम डीम्ड रेजिडेंट बने तो हमेशा आरएनओआर हो, हम कुछ चेक ही नहीं करेंगे, ऑलवेज आरएनओआर अगर तुम डीम्ड रेजिडेंट बने हो। फिर दूसरा केस कह रही है कि गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम रेजिडेंट बने 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से, याद है वो 120 डेज वाली कंडीशन, 120 डेज और मोर, पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ज्यादा, तो अगर तुम उस वजह से रेजिडेंट बने हो तो भी तुम हमेशा आरएनओआर माने जाओगे। तो या तो तुम डीम्ड रेजिडेंट बने हो या तुम 120 डेज वाली कंडीशन की वजह से रेजिडेंट बने हो, अगर इन दोनों वजह से तुम रेजिडेंट बने हो तो हमेशा आरएनओआर हो। सर मैं रेजिडेंट बना 182 डेज वाली कंडीशन की वजह से, अगर मैं रेजिडेंट बना 182 डेज वाली कंडीशन की वजह से तो क्या होगा, या मैं रेजिडेंट बना 60 दिन वाली कंडीशन की वजह से तो क्या होगा। तो गवर्नमेंट कहती है उस केस में फिर दो कंडीशन देखनी पड़ेगी, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल कर लेते हो तो आरओआर वाली कैटेगरी में आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। अब दो कंडीशन क्या है कि पिछले 10 में से किसी भी 2 साल तुम इंडिया में रेजिडेंट होने चाहिए। जैसे तुम इस ईयर में रेजिडेंट बने, अब इस ईयर में रेजिडेंट बने, इसके पिछले 10 में से किसी भी 2 साल तुम्हारा रेजिडेंट होना जरूरी है। अब अगर पिछले 10 में से तुम 2 बार इंडिया में रेजिडेंट हो एंड पिछले 7 साल में 730 दिन या उससे ज्यादा तुम इंडिया में रहे, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड तो आरओआर बन जाओगे। बस ये पर ध्यान दो। सर अगर मेरा पिछले 7 साल में 729 डेज या उससे कम है तो आप आरएनओआर हो। सर मेरे पिछले 10 साल में मैं 2 बार रेजिडेंट नहीं रहा, मैं एक ही बार रेजिडेंट रहा, 9 बार मैं नॉन रेजिडेंट रहा, आरएनओआर हो। आरओआर बनने के लिए दोनों कंडीशन है, आरओआर बनने के लिए दोनों कंडीशन है कि पिछले 10 में से 2 बार तुम रेजिडेंट होने चाहिए एंड पिछले 7 साल में 730 दिन या उससे ज्यादा होने चाहिए। अगर तुम ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो तो आरओआर वाली कैटेगरी में आ जाओगे, नहीं तो आरएनओआर बन जाओगे। बस ये पर ध्यान दो जी। तो देखो यहां पे क्या लिखा है जी, देखो जी क्या लिखा है, आरओआर आरएनओआर। ठीक है, अब देखो यहां पे जी 10 में से 9 बार एनआरओ या 729 डेज और लेस हो तो आरएनओआर, या 10 में से 2 बार आरओ एंड 730 दिन या उससे ज्यादा हो तो आरओआर। बट इन दोनों केस में गवर्नमेंट कह रही है ऑलवेज आप आरएनओआर बनोगे। इस केस में कभी भी तुम आरओआर नहीं बन सकते, हमेशा आरएनओआर ही बनोगे जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है जी, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आती हैं। तो अब जाके ये सारा पॉइंट खत्म हो जाता है। अब इंडिविजुअल वाले केस में ये चेक करेंगे, ठीक है, और एचयूएफ वाले केस में चेक करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है एचयूएफ वाले केस में कौन चेक करेगा, कर्ता चेक करेगा कि कर्ता को ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, तभी एचयूएफ जो है वो आरओआर या आरएनओआर बनेगी। बस ये पर ध्यान दो। अब मुझे पता आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर एचयूएफ का स्टेटस कैसे निकालते हैं, कंपनी का कैसे निकालते हैं, पार्टनरशिप फर्म का कैसे निकालते हैं, एओपी का कैसे निकालते हैं, बीओआई का कैसे निकालते हैं। तो उनका स्टेटस बिल्कुल सिंपल है, वो तुम्हारे पेपर में कभी आएगा नहीं, बट फिर भी तुम्हें बता रहा हूं जी। तुम्हारे एग्जाम में ऑलवेज जो क्वेश्चन बनेगा वो इंडिविजुअल का ही बनेगा, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि उनका स्टेटस कैसे निकालते हैं। उनमें कोई नंबर ऑफ डेज चेक नहीं होते। देखो यहां पे क्या लिखा है, कंपनी का स्टेटस बिल्कुल सिंपल है। कंपनी 2 तरह की है, डोमेस्टिक या फॉरेन। अब अगर कोई कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है तो ऑलवेज इंडिया की रेजिडेंट है। इट मींस अगर कोई कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है तो ऑलवेज इंडिया की वो रेजिडेंट है। कौन सा पूछो?
ठीक है जी। तो अगर वो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है तो ऑलवेज वो क्या है, इंडिया की रेजिडेंट। अच्छा, अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी है तो उसमें दो केस हैं, या तो उसकी टर्नओवर 50 करोड़ तक है या 50 करोड़ से ज्यादा है। अब अगर टर्नओवर उसकी 50 करोड़ तक है, अगर टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो फिर ऑलवेज वो एनआर है। अगर 50 करोड़ से ज्यादा है तो फिर दो केस चेक करेंगे, या तो पोयम उसकी इंडिया में है, पोयम बाहर है। पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब अगर उसकी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो रेजिडेंट है, और अगर पोयम इंडिया से बाहर है तो वो नॉन रेजिडेंट है। बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। हाँ, ये नोट्स मेरे रेगुलर बैच के हैं जी, ये सारे के सारे नोट्स हमने रेगुलर बैच के अंदर बनाए हैं, ये रेगुलर बैच के नोट्स हैं। ठीक है, अब यहां पे आओ, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनी अदर पर्सन, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी एटसेट्रा। इस केस में क्या होगा, इस केस में हम पोयम चेक नहीं करते, कंट्रोल चेक करते हैं। अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल या सारा कंट्रोल अगर आपका इंडिया में है तो आप रेजिडेंट हो। अगर 100% कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से बाहर है तब जाके नॉन रेजिडेंट हो, जो प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है। और कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि उस पर्सन के की डिसीजन कहां से लिए जा रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। हाँ, एचयूएफ में एडिशनल कंडीशन जो है वो करता चेक करेगा। एचयूएफ में एडिशनल कंडीशन जो है वो करता चेक करेगा जी। ठीक है, इसको लॉक कर दें। चलो, तो इसको हम पैक करते हैं। अब सुनो भाई, सुनो, कल वाली क्लास बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि कल वाली क्लास में हमें क्वेश्चंस करने हैं बहुत सारे, और सबसे मेन भाई ये है सेक्शन 5, जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तुम्हें पता होगा कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना, वो सेक्शन 5 का जरूर टच करते हैं। तो कल वाली क्लास में कहां आरओआर में कितना टैक्सेबल, आरएनओआर में कितना टैक्सेबल, एनआर में कितना टैक्सेबल, वो सारी बातें कल की कहानी जो है हम सेक्शन 5 में डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड कल हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। डन, इसको लॉक कर दें। पक्का पक्का पैक कर दें। चलो सर, एक बार क्वेश्चन नंबर 32 बता दो। कल आई थिंक क्वेश्चन 32। अच्छा, बाकी सारे बच्चे जा सकते हैं, कमेंट कर लेना बाद में आके, कहीं तुम कमेंट ना करो। कल मेरे को बोल भी रहे थे कि सर कमेंट वेंट लाइक करते नहीं, नालायक बच्चा। मैं कहा है ही नालायक बच्चा है। कल चैप्टर खत्म नहीं, परसों चैप्टर खत्म होगा जी, परसों चैप्टर खत्म होगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या डाउट है आपका? आई थिंक कल हमने 32 के बारे में कुछ देखा तो था। 32 में डाउट बताना क्या है, जिनका भी डाउट है 32 में। ये रहा 32, क्या डाउट है इसमें? जल्दी बोलो, क्या डाउट है? इमीडिएटली पिछले 7 साल। बाय बाय, टेक केयर। नोट्स मैं दोबारा भेज दूंगा। वैसे नोट्स कल सुबह क्लास है जी, कल आपकी क्लास जो है वो सुबह है। अमेंडमेंट क्लास देख लोगे तो अच्छा रहेगा जी। इसमें डाउट बताओ ना, क्या डाउट है? हाँ, ये तो मैंने कल बताया ही था। 1,61,000 की जो डिडक्शन है वो क्यों मिलेगी, क्योंकि नॉर्मल इनकम 1,61,000 की है। साक्षी, 2 घंटे की क्लास तो भी पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चे, मेरे रेगुलर बैचेस भी चलते हैं और पूरा दिन मेरी क्लास होती है, बट मैं चाहता हूं कि मैं टाइम निकाल के आपकी क्लास लेता रहूं। माइनस क्यों किया 1,90 और 60? कहां पे माइनस, कहां पे किया 1,90? अरे वो 2.5 लाख की बची हुई एग्जम्पशन लिमिट नहीं होती क्या? आई थिंक मैं समझ गया आपकी बात, कहना क्या चाह रहे हो। ये पॉइंट हमने कैपिटल गेन में डिस्कस करेंगे, याद करो। अगर आपको थोड़ा बहुत रेगुलर बैच का ध्यान आ रहा हो कि जो अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट होती है, अब अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट होती है, जो बची हुई एग्जम्पशन लिमिट होती है, उस बची हुई एग्जम्पशन लिमिट को हम यूज करते हैं ना, तो ये वही उसने यूज किया हुआ है। अगर आप यहां पे चेक करोगे, यहां पे जो बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख की, तो 190 उसने लॉन्ग टर्म में कर लिया, और फिर 1,111 वाले में 60,000 कर लिया, उसने वो यूज किया हुआ है। ठीक है, तो उसने वो 2.5 लाख रुपए की लिमिट यहां पे यूज की हुई। हाँ, अनएग्जॉस्टेड वाला पॉइंट। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो कैपिटल गेन के चैप्टर में आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट हम वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। सारे बच्चे इसको लाइक करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।
सर क्वेश्चन 41 में सरचार्ज 7% क्यों लिया? क्वेश्चन 41 में सरचार्ज 7% क्यों लिया? क्योंकि कंपनी वाला क्वेश्चन होगा, फिर मेरे ख्याल से तो ऐसा ही होगा। हाँ तो यार वीजी लिमिटेड है, कैसी बात कर रहे हो? वीजी लिमिटेड है तो वीजी लिमिटेड तो कंपनी वाला केस है ना, तो कंपनी वाले केस में तो 7% सरचार्ज है। कंपनी वाले केस में तो 7% सरचार्ज है ना, तो 7% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा जी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर जी, बाय बाय।